Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो क्राइम के वाकये, जिस वारदात के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की वारदात है। मिर्ज़ापुर का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा। मिर्ज़ापुर के नाम से एक वेब सीरीज़ भी आई जो काफ़ी चर्चित रही, वो भी आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखा हो। और ये कहानी मिर्ज़ापुर के उसी मिजाज के इर्द गिर्द घूमती है। ये घटना है शनिवार की 11 अप्रैल की। सुबह के तकरीबन 7:15 बजे थे और मिर्ज़ापुर में एक जगह है जिसका नाम है कतवारू का पुरा। ये एक मोहल्ला है, ये एक लोकेलिटी है। इस कतवारू का पुरा मोहल्ले में एक एडवोकेट रहा करते थे, वकील साहब। नाम था राजीव सिंह। सीनियर वकील थे और मिर्ज़ापुर में इनका अच्छा खासा नाम था। ये रोज़ सुबह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करते थे। शनिवार की सुबह जब ये अपने घर से निकले तो अभी चंद कदमों का फासला इन्होंने तय ही किया था कि एक बाइक इनके घर के सामने वाले सड़क से, रास्ते से आगे तक गुजरी। उस बाइक में 2 लोग सवार थे और उस बाइक के पीछे बैठा हुआ शख्स, जो कि सफ़ेद रंग की शर्ट पहना हुआ था और गले में उसने एक गमछा डाला था, वो उतरा बाइक से और अपनी अंटी से, यानी कमर से, उसने एक बड़ा सा तमंचा निकाला, कट्टा, जिसे आप कंट्री मेड पिस्टल कहते हैं, और उसने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी बिल्कुल करीब से, वकील साहब के सीने में गोली मार दी। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। वो तस्वीरें हूबहू तो नहीं, क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप ये तस्वीरें देखिए। और कुछ इसी तरह से एडवोकेट राजीव सिंह की उस दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो किलर था उसने गोली मारी और गोली मारने के बाद वो फ़ौरन वापस लौटा अपने बाइक की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक पेंच आ गया कहानी में। हुआ ये कि जो लड़का बाइक चला रहा था, नीले रंग का शर्ट पहना हुआ, इस शूटर का एक कंपेनियन था, एक साथी था। बाइक उससे बंद हो गई। उसके बाद वो 1, 2, 3, 4 लगातार बाइक में किक्स मारता रहा, लेकिन वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब आप समझिए कि कातिल कहीं किसी की जान लेने आए हैं और उनकी बाइक बीच में बंद हो जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? उसका अंजाम यही हो सकता है कि आसपास के लोग गोली की आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो जाएं, मोहल्ले वाले उनको घेर लें और फिर कातिलों के साथ भीड़ या पब्लिक जो अंजाम या उनके साथ जो सलूक करती है वही सलूक करे। तो ये उन कातिलों के लिए जो है वो बड़ा ख़तरनाक था, डरावना था, और वो घबरा गए थे। ऐसे में जो मेन शूटर था उसने अपनी जो पिस्टल है, देसी पिस्टल, उसने अपने साथी को दिया और अपने साथी से कहा कि तू पीछे हट, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ एक बार उसने भी किक स्टार्ट करके उस बाइक को चालू करने की कोशिश की और आखिरकार वो बाइक स्टार्ट हो गई। इसके बाद दोनों उस बाइक में बैठे और वहाँ से निकल गए। सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि जब दोनों उस बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। और जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने पीछा करके इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जब किसी के हाथ में कंट्री मेड पिस्टल हो, जो तुरंत गोली चला चुका हो, वो पब्लिक की तरफ अगर वो पिस्टल तान दे तो फिर पब्लिक, जाहिर सी बात है, हौसला तो पस्त हो ही जाता है। लोगों को लगता है कि भाई कहीं मुझे भी गोली लग गई तो क्या होगा। मौत का डर सबको लगता है। तो जो लोग पीछा कर रहे थे वो भी इन शूटर्स के उनकी तरफ पिस्टल तान दिए जाने की वजह से वो पीछे हट गए। ये तस्वीरें भी वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि इस तरह से एक घटना को ब्रॉड डे लाइट में सुबह सुबह अंजाम देकर शूटर भाग जाते हैं, जो अपने आप में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल है। अब जब शूटर वहाँ से बाइक पर सवार होकर भाग जाते हैं, ये क्लियर हो जाता है कि 2 लोग आए थे, दोनों में से एक ने गोली मारी और दूसरा बाइक स्टार्ट करके, जिसको खड़ा रहना था लेकिन बाइक उससे बंद हो गई, फाइनली बाइक उन्होंने रीस्टार्ट की और वहाँ से भाग गए। इसके बाद जो है राजीव सिंह, जो एडवोकेट वहाँ खून से लथपथ गिरे हुए थे, उनको लोग उठाते हैं और उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर वहाँ उनको मृत करार देते हैं और बताते हैं कि ये ब्रॉड डेड है, यानी यहाँ लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। इस मामले में कत्ल के पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि
इस घटना से वो कौन कौन से सवाल उठते हैं जो बहुत बेचैन करते हैं। देखिए, राजीव सिंह के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एडवोकेट राजीव सिंह मूल रूप से मिर्ज़ापुर के ही विंध्याचल पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव आता है जिसका नाम है देवरी, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन 2011 में ये देवरी गांव छोड़कर कतवारू का पूरा मोहल्ला में शिफ्ट हो गए थे और यहाँ उन्होंने ज़मीन खरीदकर अपना मकान भी बनाया था। इसके पीछे जो रीज़न बताया गया, जो वजह बताई गई, वो ये था कि इनके 2 बेटे हैं। 18 साल का लड़का है, एक ओम नाम है, और 12 साल का एक छोटा बेटा है सार्थक। ये दोनों पढ़ने लिखने में लड़के काफ़ी अच्छे हैं, तो इनकी परवरिश और इनकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो, इसलिए ये गांव से निकलकर कतवारू का पूरा मोहल्ले में इन्होंने अपना मकान ले लिया था और ये अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ही यहाँ पर रहा करते थे, कतवारू का पूरा मोहल्ले में। लेकिन गांव में इनकी पकड़ और इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत थीं और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है प्रतिभा सिंह। वो अपने गांव में ग्राम प्रधान भी है। इत्तेफाक से जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी, तो ऐसे में महिला कंटेस्टेंट्स ही जो है वो चुनाव लड़ सकती थी और प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीत गई। अब जिस आदमी ने हमला किया उसका राजीव सिंह से क्या लेना देना था, वो आदमी कौन है, पुलिस अब इसके बारे में पता लगाने लगी। सीसीटीवी फुटेज चूंकि क्लियर थी, बॉडी लैंग्वेज से लेकर चेहरा तक सब कुछ तकरीबन साफ साफ नज़र आ रहा था, तो आसपास के लोगों से जब पूछताछ हुई, परिवार के लोगों से जब पूछताछ हुई, तो गोली चलाने वाले शख्स की पहचान जो है वो बिल्कुल साफ हो गई, क्लियर हो गया। ये पता चला कि जिस आदमी ने गोली चलाकर राजीव सिंह की जान ली वो कोई और नहीं बल्कि राजीव सिंह के ही गांव देवरी का रहने वाला राजेंद्र सोनकर है। एक ऐसा आदमी जिसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिस पर मर्डर के और आर्म्स एक्ट के केसेस पहले से दर्ज हैं। इतना ही नहीं, राजेंद्र सोनकर भी इसी जो मोहल्ले की मैंने बात बताई, कतवारू का पूरा मोहल्ले में राजेंद्र सोनकर भी एक मकान किराए पर लेकर रहा करता था राजीव सिंह के घर के पास में ही, और मॉर्निंग वॉक के समय दोनों का आमना सामना भी होता था, मिलते जुलते भी थे। जाहिर है जब दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं और गांव छोड़कर जब कतवारू का पूरा मोहल्ला में आकर यानी शहर में आकर ये लोग बसे, तो यहाँ पर भी चूँकि आसपास ही रहना होता था तो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो राजीव जो है, राजेंद्र सोनकर जो कि कत्ल का आरोपी है, बल्कि इस मामले में तो कातिल ही कहना चाहिए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ वो गोली चलाता हुआ दिख रहा है, तो ये जो कातिल है राजेंद्र सोनकर, उसके लिए लीगली मामलों की पैरवी भी अदालत में करते रहे थे। कोर्ट में जो मुकदमे हैं वो राजेंद्र सोनकर की तरफ से लड़ते रहे थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये राजेंद्र सोनकर सिर्फ उनका मोहल्लेदार गांव वाला ही नहीं है, बल्कि राजेंद्र सोनकर जो है राजीव सिंह का एक पूर्व क्लाइंट भी रहा है। और इत्तेफाक देखिए कि राजीव सिंह ने आर्म्स एक्ट के ही एक मामले में राजेंद्र सोनकर को डिफेंड किया था। और आसपास के लोगों और परिवार के लोगों से अगर हम पूछें तो पता ये चलता है कि राजीव सिंह ने राजेंद्र सोनकर को सिर्फ लीगली सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि कई बार रुपए पैसों से भी उसकी आर्थिक मदद की। लेकिन इतना होने के बावजूद राजेंद्र सोनकर जो है रंजिश रखता था राजीव सिंह से और उनके परिवार से, और इसी रंजिश के बदले में उसने राजीव सिंह की हत्या कर दी, गोली मार दी उन्हें। सवाल है कि रंजिश किस बात की, तो जवाब है रंजिश चुनाव की और चुनावी राजनीति की। असल में जो राजीव सिंह एडवोकेट हैं जिनकी हत्या हुई, उनकी पत्नी प्रतिभा ग्राम प्रधान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। राजेंद्र सोनकर ग्राम प्रधान का चुनाव देवरी में लड़ चुका है और उसकी नज़र जो है ग्राम प्रधान के सीट पर रही है और अभी भी रही थी जब पिछला चुनाव हुआ था। लेकिन उस चुनाव में जाहिर है राजेंद्र सोनकर ने जिसे भी सपोर्ट किया, हो सकता है उसकी बीवी ही लड़ी हो, एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो तो चुनाव हार गई और जीत मिली प्रतिभा सिंह को। तो ऐसे में प्रतिभा सिंह और राजीव सिंह से राजेंद्र सोनकर जो है वो खुंदक रखता था और इसी खुंदक की वजह से उसने घात लगाकर पहले रेकी की और रेकी करने के बाद अपने एक साथी के साथ मिलकर उसने प्रतिभा देवी के पति राजीव सिंह की हत्या कर दी। सवाल है कि ये रंजिश क्यों, और चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव अगर कोई जीत जाए तो ऐसी कौन सी लॉटरी खुल जाती है कि कोई हत्या करने से, अपने जानकार की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के तमाम राज्यों में होती रही हैं।
लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या लोग देश सेवा करना चाहते हैं, जन सेवा के लिए इतनी ललक है कि वो प्रधानी की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं और नहीं मिलने पर किसी की जान भी ले लेते हैं? असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटे तौर पर इसकी दो वजहें हैं। एक तो ग्राम प्रधान होना एक शान की बात होती है, एक मूंछों का सवाल होता है। तो राजेंद्र सोनकर के लिए ये समझ लीजिए कि एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था। और दूसरा ये कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान के खाते में गांव के विकास के लिए, चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, नाली या खड़ंजा निर्माण की बात हो, तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए हर साल मिलते हैं। 5 साल का टेन्योर होता है। अब ये 15 से 20 लाख रुपए में ग्राम प्रधान जो है वो घोटाला भी करते हैं, रुपए पैसे की चोरी भी करते हैं। ये भी एक रीज़न है, ये भी एक वजह है कि लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़कर जो है उस कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं ताकि सरकारी पैसों में बंदरबांट कर सके, घोटाला कर सके। और राजेंद्र सोनकर जिस पर आरोप लगा है उसके बारे में भी अब यही शक है कि शायद वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीतकर या फिर अपने घर के किसी फीमेल मेंबर को वो चुनाव जिताकर शायद सरकारी पैसों का बंदरबांट करना चाहता था। तो राजेंद्र सोनकर ने तो घात लगाकर रेकी करके हत्या कर दी। अब पुलिस जो है उसकी तलाश करने लगी। पुलिस ने तलाश शुरू की और तकरीबन 15 घंटों के अंदर पुलिस को उसके ठिकाने की जानकारी भी मिल गई। और वो राजेंद्र सोनकर जो लंबे समय से कट्टा लेकर, देसी पिस्टल लेकर इधर उधर घूम रहा था, एक बार राजीव सिंह को धमका भी चुका था। उस समय भी राजीव सिंह और उनके परिवार के लोगों ने लोकल पुलिस को कंप्लेंट दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद राजीव सिंह के साथ राजेंद्र सोनकर का रिश्ता थोड़ा ख़राब भी हो गया था। तो लंबे समय से वो हाथ में तमंचा लिए हुए घूम रहा था और मिर्ज़ापुर की पुलिस जो है उसे पकड़ नहीं पा रही थी या फिर उसे पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब उसने उसी तमंचे से गोली मारकर शहर के एक नामी वकील की हत्या कर दी तो मिर्ज़ापुर पुलिस एकदम से अलर्ट हो गई, एकदम से एक्टिव हो गई और 15 घंटे के अंदर उस राजेंद्र सोनकर के नाम पर, उसके सिर पर न सिर्फ 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया गया बल्कि उसके दोनों पैरों में गोली मारकर पुलिस ने उसे एक एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। वही मोडस ऑपरेंडी कि भाग रहे थे रात के अंधेरे में, पुलिस ने रुकने के लिए कहा, वो रुके नहीं, पुलिस पर गोली चला दी, पुलिस ने पलटवार किया, दोनों पैरों पे गोली लगी, फिर उसको काबू कर लिया गया। तो इस तरह से राजेंद्र सोनकर पहले काबू हुआ और उसके साथ वो लड़का जो बाइक में बैठकर आया था और बाइक स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, जिसने बाद में लोगों पर तमंचा ताना था, उसके ऊपर भी 25,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया गया था। उसके भी दोनों पैरों में गोली लगी, पुलिस से मुठभेड़ उसकी अलग हुई और उसे भी पुलिस ने कुछ घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मुठभेड़ में दोनों पैरों में, कभी एक पैर में गोली मारकर पुलिस इतनी फुर्ती से गिरफ्तार कर लेती है, यही सारी चीज़ें पुलिस पहले क्यों नहीं करती? प्रिवेंशन पर पुलिस का जोर क्यों नहीं है? अगर कट्टा इतना इजीली अवेलेबल है, अगर लोगों के पास में देसी पिस्टल इतना इजीली मिल जाता है, तो फिर ऐसे लोग जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम है, आर्म्स एक्ट के मामले में जो पहले जेल जा चुके हैं, वो इतनी आसानी से बाहर कैसे आ जाते हैं? और बाहर अगर आते हैं तो पुलिस उनको पाबंद क्यों नहीं करती है? इस आदमी ने जब पहले भी राजीव सिंह पर तमंचा तान कर उन्हें धमकाया था तो इस आदमी पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों उसकी जमानत कत्ल के और आर्म्स एक्ट के पुराने मामलों में रद्द नहीं हुई? क्यों पुलिस ने इस मामले में कुछ इनिशिएट नहीं किया और एक कत्ल हो जाने का पुलिस ने इंतजार किया? तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है और हमारे पूरे लीगल सिस्टम पर भी सवाल उठता है। एक आदमी जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है और एक से ज़्यादा नहीं, बल्कि मतलब एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कत्ल के इल्ज़ाम है, उस आदमी को भी अगर इस तरह से छुट्टा छोड़ दिया जाता है जो कि पूरे समाज के लिए एक खतरा है, तो जाहिर है वो एक के बाद एक लोगों की जान लेगा ही। राजेंद्र सोनकर का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसने पहले भी एक वकील की हत्या की है और खुद इसने अपनी नानी की भी हत्या की और नानी के मकान पर कब्जा कर लिया। अब उसकी ये केस हिस्ट्री जो है वो सामने आ रही है। तो क्या पुलिस के पास ये हिस्ट्री ऑलरेडी नहीं है? पुलिस के पास उसका ये आपराधिक लेखा जोखा पहले से नहीं है? जाहिर है पुलिस के पास ये सब कुछ होगा, लेकिन इसके बावजूद उस तरह की असरदार कार्रवाई नहीं होती जिस तरह की असरदार कार्रवाई की उम्मीद पुलिस से की जाती है। और अगर लीगल सिस्टम की बात करें तो लीगल सिस्टम में भी इस तरह के लैकुना या कमियां ज़रूर है कि ऐसे लोग ज़मानत पर आसानी से छूट जाते हैं और वो एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। अब सवाल यह है कि एक आदमी जो कैमरे पर कैद हुआ, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसी आदमी को गोली मारता हुआ, उसकी हत्या करता हुआ, आपको क्या लगता है क्या इस मामले में राजेंद्र सोनकर को फांसी की सज़ा होगी? नहीं होगी। कोई हैरानी नहीं कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद कहीं वकील राजेंद्र सोनकर को बचा ना ले जाएं। हो सकता है सज़ा ही ना हो, और अगर सज़ा भी हो तो आजीवन कारावास की सज़ा होगी।
फांसी की सज़ा नहीं होगी। असल में कितना आसान है हमारे समाज में, हमारे आसपास किसी की ज़िंदगी छीन लेना, किसी से उनके जीने का हक छीन लेना। मैं सोचता हूँ राजीव सिंह के परिवार पर क्या गुजर रही होगी, राजीव सिंह की पत्नी की हालत क्या होगी, जो ग्राम प्रधान है, 2 छोटे छोटे बच्चे, 18 साल 12 साल। आप सोचिए उन बच्चों को अभी पिता की कितनी ज़रूरत होगी, पिता का साया कितना ज़रूरी होता है किसी बच्चे की परवरिश के लिए। उनके सिर सर तो पिता का साया उठ गया हमेशा हमेशा के लिए। राजेंद्र सोनकर जैसा दरिंदा, इसने एक इंसान को यूं ही पब्लिक व्यू में सबकी आंखों के सामने सिर्फ चुनावी रंजिश की वजह से गोली मार दी। और उसे सज़ा की अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि सज़ा फांसी की तो नहीं होनी, क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम में ये कहा गया है कि फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही होगी। अब सवाल यह है कि कातिल को तो गरज नहीं पड़ी है कि वो किसी भी मामले में हत्या को अंजाम देने के बाद उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बनाने की कोशिश करे, क्योंकि उसे तो दुश्मनी निकालनी होती है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों करेगा। और अब जिस तरह से विभत्स तरीके से तरह तरह के ढंग से हत्याएं होती हैं, उससे तो कोई भी मामला अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर रह नहीं गया है, क्योंकि किसी भी तरीके से हत्या करो उस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की परिभाषा भी वक्त के साथ बदलती जा रही है। ऐसे में क्या हमारे कानून को और सख्त होने की ज़रूरत नहीं है? क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर जैसे शब्द को मुझे लगता है फांसी के मामले से अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के एविडेंस जो बियॉन्ड डाउट हो, अगर उस तरह के एविडेंस कत्ल के मामले में सामने आते हैं तो क्या उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका नहीं दिया जाना चाहिए? ये सब बहुत गंभीर और बहुत बड़े सवाल हैं। इस मामले में राजेंद्र सोनकर और उसका साथी सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ गोली मारते हुए कैद हुए हैं। दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास हैं। पुरानी हिस्ट्री इस बात की तस्दीक करती है कि ये पुराने क्रिमिनल हैं। इनके ऊपर पुलिस ने इनाम का ऐलान करके इनको एनकाउंटर में दोनों पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। ये पहले भी कत्ल के मामले में जेल जा चुके हैं, ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं। इसके बाद क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक तरीके से धमकाने का मुकदमा भी इन पर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा क्यों नहीं होती है? कोई अगर किसी से जीने का हक छीन ले तो उस आदमी, और ऐसा वो एक बार नहीं, फिट ऑफ रेज में एक बार नहीं बार बार करे, तो फिर ऐसे आदमी पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सब कुछ बताते हुए हो सकता है कि मैं थोड़ा रिपीटेटिव या दोहराव का शिकार हो रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत मन को विचलित करती है और बहुत झुंझलाहट पैदा करती है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। तो खैर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मुझे लगता है कि अब फिर वही केस होंगे जिसमें कोई कातिल जो है कोई इनोवेशन करना चाहेगा, जैसे किसी का जीते जी कोई खाल खींच ले या कोई बहुत अजीबोगरीब और ऐसी हरकत करे जिसके बारे में हमारी सोच से परे वाली बात हो, तब जो है उसे फांसी की सज़ा होगी। और ऐसा कोई कातिल क्यों करेगा? कोई नहीं करेगा। तो फांसी की सज़ा होनी नहीं, आजीवन कारावास के नाम पर जेल जाना है, कुछ दिनों के बाद ज़मानत मिल जानी है, हाई कोर्ट में अपील करना है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और अगर हर तरफ से सज़ा हो भी गई आजीवन कारावास के मामले में, तो कुछ दिनों के बाद अच्छे चाल चलन का हवाला देकर सरकार जो है उसे जेल से रिहा कर देगी। तो अगर ऐसा होगा लीगल सिस्टम, तो हत्याएं भी ऐसे ही होंगी जैसे होती हुई अभी दिख रही हैं। ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम, और ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस एडवोकेट राजीव सिंह के कत्ल के मामले में। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस घटनाक्रम को लेकर क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की स्टोरी में कुछ वीडियोस और उसके पोर्शंस भी हम आपको दिखाएंगे जो आपको इस केस को लेकर, इस केस को विजुअलाइज करने में आपकी मदद करेगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे एक महिला जो कि एक बैंक मैनेजर की वाइफ है, वो एक टैक्सी ड्राइवर के प्यार में पड़ गई, और न सिर्फ प्यार में पड़ गई बल्कि टैक्सी ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पति बैंक मैनेजर की हत्या की साजिश रच रही थी। और किस्मत का खेल देखिए कि जो बैंक मैनेजर है वो उसी टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में बैठकर ट्रैवल कर रहा था और उसकी आंखें बंद थी। टैक्सी ड्राइवर को लग रहा था कि शायद बैंक मैनेजर नींद में गाफिल है, सो रहा है, और वो उसी बैंक मैनेजर की वाइफ से टैक्सी चलाते हुए फ़ोन पर बात करके पीछे बैठे हुए बैंक मैनेजर की मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। ये सारी चीज़ें बैंक मैनेजर ने सुनी और उसने रिकॉर्ड भी कर ली। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ और अब बीवी और उसका आशिक टैक्सी ड्राइवर सलाखों के पीछे हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
मामला राजस्थान का है। बहुत ही शॉकिंग स्टोरी, अगर आप सुनना जानना चाहें तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को भी सुन सकते हैं। आज जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है उस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो प्रीवियस स्टोरी की बात मैं कर रहा हूँ उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। पीके चंद्रा ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि पता नहीं किसी को किसी की जान लेने से क्या मिलता है। अगर कोई आदमी किसी को नापसंद करता है तो बेहतर तरीका यही है कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाए। चंद्रा साहब, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। वो चाहे रिलेशनशिप पति पत्नी वाले की बात हो या फिर जैसा आज जो वाकया हमने आपको बताया, इसमें भी अगर नापसंदगी थी तो भैया मुंह नहीं देखते, एक दूसरे से दूर चले जाते, रिश्ते ख़त्म कर लेते। जान लेने जैसी तो कोई बात समझ में नहीं आती है। रेनू पाठक ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि आजकल लड़के वालों से नहीं बल्कि लड़के वाले लड़की पक्ष से डरते हैं। देखिए, रेनू जी खुद महिला होकर ये बात कह रही हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा कहीं ना कहीं ये तो बात तो लगता ही है कि जो प्रो विमेन लॉ है उसकी वजह से जो है संकट पुरुषों के लिए और गहरा हो गया है। एलो मेलो के नाम से एक आईडी है। उन्होंने कहा है कि शादी का मतलब होता है मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहना। आजकल लोगों ने शादी को एक तरह का मजाक बना दिया है। उपेंद्र जोशी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रतिम जी, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज वाकई लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। मुकेश यादव का कमेंट है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में आज के ज़माने में क्या कुछ देखने सुनने को मिलता है। इंसान ने जो सोचा भी नहीं होगा आज की तारीख में वो भी हो जाता है। जगदीश के चांडेगड़ा जी का कमेंट है। ये रेगुलर हमारे न सिर्फ लिसनर हैं बल्कि रेगुलर कमेंट भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने आज भी कमेंट किया है और जो प्रीवियस स्टोरी है उस पर उन्होंने हैरानी जताई है। संदीप कुमार का कमेंट है। उन्होंने कहा है कि सर, समाज जो है रसातल में पहुंच चुका है। मिस्टर अंशु ने कहा है कि कहानी सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। प्रदीप भांबू जी का कमेंट है और इन्होंने राम राम भाई साहब कहा है। मेरी ओर से भी राम राम। और सुप्रतिम भाई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, दीपमाला ने कहा है। और ये बात उन्होंने उस महिला के लिए कही है जिसने पहले तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के कत्ल की साजिश रची और फिर तलाक के साथ साथ 50 लाख रुपए तकरीबन एलुमनी की भी मांग कर दी। तो ये बात कही है उन्होंने। DVKR के नाम से एक आईडी है। और इसके अलावा अनिल राठौर साहब हैं और अशोका शुक्ला ने भी कमेंट किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। और रंजन डी कामले साहब हैं। वाइल्ड फैनेटिक्स के नाम से एक आईडी है। इन्होंने लिखा है प्राउडली अनमैरिड। बिल्कुल, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके बाद लोग इस तरह से ही अपने बारे में कहा करेंगे। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू हैं और ऐसा नहीं कि सारी शादियां जो है वो फेल हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। कृष्णा गुप्ता ने भी कमेंट किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार बिंद का भी कमेंट है। रेखा भभोर, नरेंद्र मेहता जी का कमेंट है और मोहम्मद अफजल हुसैन साहब हैं, जया अवस्थी और रीना शर्मा। रविंद्र जी का भी कमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज आज जो वाकया मैंने आप लोगों को बताया है उस पर आप अपनी राय रखेंगे तो नेक्स्ट जब मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा तो ऐसे ही कुछ आप लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और कुछ जो आप लोगों की राय है उसे बाकी लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।